नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पर। आशा करता हूं कि संक्रमण के इस दौर पे आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिजनों का खास ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि देश में हमने दो लहरें देख ली हैं इस पैंडमिक की, और दूसरी लहर ज़्यादा घातक रही पहली लहर से। और तीसरी लहर की कहा जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि शायद तैयारी तो पूरी है, लेकिन जब तक तैयारी पूरी ना हो तब तक हमारी आपसे प्रार्थना रहती है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, हाथ में सैनिटाइज़र सोप का इस्तेमाल करें, और जहाँ तक हो सके अपनों को और अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल को हमने फरवरी इस साल शुरू किया है संक्रमण के दौर के बीच, जहाँ हमारी एक छोटी सी मुहिम यह है कि आप तक देश के दुनिया के जाने माने चेहरों को लेकर आएँ, उनकी जीवन गाथा आपसे साझा करें, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखें। और इसी श्रृंखला के चलते आज हमसे एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, श्री के मनन साहब, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। साथ ही 2 दफ़ा वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरपर्सन रह चुके हैं, और उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी अहम भूमिका निभाई है और देश के सर्वश्रेष्ठ क्रिमिनल वकीलों में उनकी गिनती होती है। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका हमारे चैनल सुई सून पर। थैंक यू। थैंक यू सर, सवाल जवाब की जो हमारी औपचारिकता उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन शुरुआती जो हमारे सवाल होते हैं अपने मेहमानों से, वो एक बड़ा बेसिक सवाल हम करते हैं कि आप अपनी हमें शुरुआती यात्रा के बारे में बताएं, अपनी शुरुआती पढ़ाई के बारे में, अपने जन्म से लेकर जो शुरुआती आपकी पढ़ाई रही, और वो कौन से लम्हे रहे आपके जीवन में जब आपको लगा कि आपको वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए और वकील बनना चाहिए। मेरा जन्म एक गांव में हुआ है। मैं अपने नानके के घर पैदा हुआ। वो गांव हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है, नियर नंगल डैम। जी। क्योंकि मेरा अपना गांव पंजाब में है, जस्ट 5-6 किलोमीटर हिमाचल से अंदर में। और मेरा एक जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ है। मेरे फादर गांव के 35 साल सरपंच भी रहे हैं, जी। और मेरे माता जी अकेली डॉटर है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह का गांव में मैंने जीवन व्यतीत किया है, बहुत लोग करते भी हैं, कर भी रहे हैं। क्योंकि गांव की जिंदगी और शहर की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे जब फर्स्ट क्लास मतलब पहली क्लास में जाना था, तो मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था, तो मैं दूसरे गांव में गया। 5वीं क्लास तक वो हम कोई 1.5-2 किलोमीटर गांव था। जी। तो उसके बाद मैं नया नंगल, जो कि करीबन 10-12 किलोमीटर है, 6ठी से लेके 8वीं क्लास तक मैं वहां रहा। फिर 8वीं क्लास से फिर वापस गांव में से कोई 5-6 किलोमीटर गांव से मैंने हाई स्कूल पास किया। उसके बाद मैं फिर कॉलेज में गया। वो कॉलेज भी मेरा मेरे नानके के गांव में है, और वहाँ मैंने बीए किया। जब मैं 11वीं क्लास, उस समय प्री यूनिवर्सिटी होती थी, तो मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना। उसके बाद बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 3 होता था उस समय। तो बीए पार्ट 1 में मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, जिसको मैंने बड़े अच्छे मार्जिन से जीता। और उसी साल फिर यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, जहाँ से मैंने अपना बीए पास किया। तो बीए पार्ट 1 में मैं यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी बना। और फिर इमरजेंसी लग गई, फिर वो कोई इलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए मैं 1977 तक कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा, बीए पास करने तक, और यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। जी। उसके बाद चूंकि मेरे मन में हमेशा, चूंकि मेरे फादर अक्सर कोर्ट कचहरी जाते थे, बीइंग ए सरपंच ऑफ द विलेज, तो मेरे घर पर पटवारी, तहसीलदार, डीसी, इन लोगों का आना जाना होता था। 1-2 वकीलों का भी आना जाना होता था। तो मेरे पिताश्री अक्सर वकीलों की बात किया करते थे। और मैं जिस समय 9th और 9th क्लास में पढ़ता था, तो मेरे एक टीचर थे ज्ञानचंद, जो हमें इंग्लिश और सोशल स्टडीज पढ़ाते थे। जिस समय सोशल स्टडीज पढ़ाते तो अक्सर वकालत का ज्यादा जिक्र करते थे। खासकर एक लॉयर थे अनंतवर साहब में, उनका ज्यादा जिक्र करते थे।
तो मेरे जहन में 9th क्लास से ही एक मन में धारणा बन चुकी थी कि मुझे भी एक दिन वकील बनना है। जबकि मेरे इलाके में कोई वकील नहीं था, दूर दुरान तक। मैंने, ये कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो मेरे साथ 5वीं क्लास में पढ़े हैं वो 10वीं क्लास में आधी क्लास गए होंगे। जो 10वीं क्लास में मेरे साथ पढ़े हैं, 2 बच्चे, एक मैं, एक और थे, वो टीचर बन गए और मैं बीए करने निकल गया। बीए करने के बाद मैं, मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ दिल्ली में, मेरी नानी के भाई, वो मेट्रोपॉलिटन काउंसलर भी थे अपने जमाने में। फिर उनके पुत्र भी, श्री इंद्र मोहन भारद्वाज जी, वो भी मेट्रोपॉलिटन काउंसलर थे 1997 में, 77 में। तो मैं उनके संरक्षण में यहाँ आके, चूंकि मैं दिल्ली आना चाहता था, चूंकि मैं एक अपने मामा जी की शादी में दिल्ली अपने पिताश्री के साथ आया था, तो उस समय मेरे पिताश्री ने मेरे मामा जी के साथ बातचीत करी, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया कि मैं लॉ ज्वाइन करूं। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का उस साल रिजल्ट लेट आया, तो मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में एडमिशन खत्म हो चुके थे। अब तय करना था कि 1 साल का इंतजार करें या कोई और अल्टरनेटिव देखें। तो मेरे मामा श्री ने ये मुझे सुझाव दिया कि एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद है, मेरठ यूनिवर्सिटी में, लॉ करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लॉ वहां ज्वाइन करें। तो मैं वहां गया, तो वहां पे मुझे एडमिशन मिल गया। तो फिर मैंने 3 साल गाजियाबाद, दिल्ली और अपने गांव के बीच बिताए, और मैंने वहां से लॉ किया। लॉ करने पर मैं एक, जिनके यहाँ टेनेंट था एज ए स्टूडेंट, उनके एक दोस्त पटियाला हाउस में होते थे, श्री शिवलाल तनेजा जी, जो पटियाला हाउस बार के कई बार प्रेसिडेंट भी रहे। वो उनके मित्र थे, तो उन्होंने मुझे उनके यहाँ लेके आए कि भाई इनको एक अच्छे सीनियर की तलाश है। जबकि मेरे मामा जी किसी और के पास रखवाना चाहते थे, लेकिन मैंने फैसला किया कि यहाँ शिवलाल तनेजा जी मुझे कहेंगे। तो पटियाला हाउस के नंबर 1 लॉयर थे उस समय, जिनके पास ट्रायल, बेल मैटर्स और हाई कोर्ट का भी काम होता था, लेट श्री बलदेव साई मेहता जी। और उनके साथ अभी परियानी साहब हैं, जेर परियानी साहब भी बैठते थे, जो कि उनके जूनियर भी थे, लेकिन वो काफी सीनियर हो चुके थे, उनकी काफी प्रैक्टिस हो चुकी थी। तो मैंने उनका चैम्बर पटियाला हाउस में ज्वाइन किया। वहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। 19 सितंबर 1980 में मैंने वकालत ज्वाइन करी, और 2 जनवरी 1985 में मैं इंडिपेंडेंट, तब तक मुझे चैम्बर भी पटियाला हाउस मिल गया था, मैंने स्टार्ट किया। लेकिन जो मैंने उन 4 सालों में हर तरह का, और मुझे सबसे, मैं कहूंगा भाग्यशाली हूं एक बात के लिए, कि मुझे जुडिशरी से, मुझे याद है हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इंचार्ज मिसेस संतोष दुग्गल होती थी, जब बाद में हाईकोर्ट की जज भी रही हैं, दिल्ली हाईकोर्ट की। उनके यहाँ मैं ओथ कमिश्नर का अप्लाई किया। मेरा नंबर शायद 9 या 8 था, 17 टोटल एप्लीकेशन थी। तो जिस समय 17 में मेरा उनको बुलाया नहीं, 17 पूरा कंप्लीट हो गया, तो मुझे उनके रीडर ने अंदर बुलाया। उनके रीडर होते थे एक सरदार जी, कि आप, मैंने आपको अंदर बुलाया, पीछे से जाना है, आगे से नहीं जाना। मैं अंदर गया तो मेरे को बैठाया, बैठो मिस्टर मनन, मैं आपको ओथ कमिश्नर का ना इंटरव्यू ले रही हूँ ना बनाऊंगी। मैंने एकदम में डर गया, मैंने सोचा भाई मेरे से शायद कोई गुस्ताखी हो गई है जी।
तो मैंने उनको बड़े नम्रतापूर्वक पूछा, क्या मेरे से कोई गलती हुई है? कहती नहीं, आप ओथ कमिश्नर का मटेरियल नहीं, मैंने आपको एक दो केसों में असिस्ट करते हुए देखा है, तो आपके पास काम कम है, या आपको पास पैसा नहीं है, या आपको बलदेव साहब मेहता जी आपको पैसे नहीं देते? मैंने कहा मैडम पैसे देते हैं। तो हकीकत ये थी कि वो पैसे नहीं देते थे, जी। क्योंकि मेरे सीनियर थे, मुझे बहुत कुछ ऐसे गुरु भगवान सब जूनियर्स को थे। जी। इसीलिए मेरे यहाँ से मोर देन 600, अब कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, प्रोसिक्यूटर भी हैं, और बहुत अच्छे अच्छे वकील बन गए हैं। लेकिन उनसे मैंने जो सीखा है, मैं आगे वही शिक्षा बाकियों को, अपने जूनियर्स को बांटता हूँ। जी। तो मिसिस दुग्गल ने घंटी बजाई, बुलाया अपने लीडर को, इनका नाम लिखो, अब जितने भी एमिकस के केस होंगे सारे मनन को जाएंगे। मुझे याद है 1981 में ये जो अब टीवी की बिल्डिंग बनी है भगवान दास रोड पे, जी। यहाँ से टीवी चैनल वगैरह चलते हैं, वो ये बिल्डिंग बन रही थी उस समय, वहाँ एक मर्डर हो गया। बैठे बैठे गुस्से में एक ने उठाकर बल्ली, एक बहुत मोटा डंडा होता बल्ली, जी। वो एक मार दी, और वो गरीब थे दोनों, मारने वाला भी मरने वाला भी। तो मैं उसमें पहली मर्तबा, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 6 या 7 महीने की मेरी स्टैंडिंग थी, उसमें मैंने पहला मर्डर केस कंडक्ट किया एज ए एमिकस। जी। और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है। मेरे को मेहनत कराने वाले मेरे दूसरे गुरु उसी चैम्बर में बलदेव साहिब मेहता जी के बैठते हैं, थे, अब भी हैं वो, जे.आर. प्रियानी साहब। जी। उन्होंने मेरे केस तैयार करवाया और मैंने उस केस में एक्विटल कराया उस मुलजिम का। वो मेरा एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद एक और साथ में मिसिस दुग्गल जी ने कहा, उस समय सिर्फ पटियाला, उसमें 2 एडिशनल सेशन जजेस बैठते थे। नीना कृष्ण बंसल जो अब हाई कोर्ट जज बनने वाली हैं, उनके पिता श्री बीवी बंसल साहब थे, वो भी बाद में हाई कोर्ट के जज बने। उनको भी कहा कि भाई ये के मनन को एमिकस बहुत मेहनत करके आता है। उन्होंने भी देना शुरू कर दिया और मेरी कमाई भी अच्छी होनी शुरू हो गई और मुझे सीखने को भी बड़ा कुछ मिलने लग गया। जी। और फिर मेरे गुरुजन ने भी, दोनों ने मुझे इंडिपेंडेंट केसेस देने शुरू कर दिए कि ये फाइल पकड़ो, इस केस में क्रॉस आप करेंगे, बहस आप करेंगे, आप जानो। इस तरह से मेरी वकालत की शुरुआत, और इस तरह से मैंने टेक ऑफ किया। मैं टचवुड, भगवान की इतनी कृपा, मेरे गुरुजनों की, मेरे माता पिता की, मेरे बड़े सहयोगियों की, दोस्तों की, और खासकर मैं कहूँगा गुरुजन, माता पिता, और जो जजेज उस समय वहाँ रहे हैं। और मैं भूलूंगा नहीं, मैं गुस्ताखी करूंगा, मैं कहूँगा नहीं अगर, प्रोसिक्यूशन ब्रांच का, प्रोसिक्यूटर्स ने भी मेरा बहुत साथ दिया। तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं आज तक देखा। उसके बाद मैं, आप देख लो कि मैं किस तरह से चल रहा हूँ अभी तक। 41 ईयर्स हो जाएंगे मुझे 19 सितंबर को। जी। और उसमें मेरे, जब मैं लॉ कर रहा था, एक मेरी और स्टूडेंट थी, मेरे दोस्त थे, वो महिला थी, गर्ल, मतलब मेरी दोस्त भी थी, और उनका भी बहुत मेरे को सहयोग मिला कॉलेज में। आप कह सकते हैं हम पढ़ाई करने में दोनों काफी वो थे। मेरे से वो थोड़ी सी आगे रहती थी, कभी कभी मैं पीछे, कभी वो आगे, लेकिन हमारा आपस में कंपटीशन नहीं था। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सहयोग था एक दूसरे के साथ। जी। बुक अगर सपोज करो इन टाइम नहीं मिलती है तो वो मुझे प्रोवाइड करा देती थी, और मैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लेता था। तो मुझे काफी प्रोत्साहन जो मिला है उनसे भी मिला है, क्योंकि उनकी फैमिली जजेस को बिलोंग करती थी, उनके फादर जज थे, और उनकी बाकी भी रिलेटिव्स।
एक जीजा थे, उनके शायद वो भी लॉयर थे, तो उनका भी मुझे सहयोग मिला अपना विद्यार्थी जीवन में। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे को याद आ गया, इसलिए मैंने इन बिटवीन ये कह दिया है, क्योंकि अपने दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए। उसी तरह मैं याद करता हूँ, मेरे दो दोस्त और होते थे। एक बार मेरे पिताश्री के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि किसान थे, अभी फसल कटी नहीं थी। तो मेरे अब वो दोस्त दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे याद है 300 रुपया भेजा था कि भाई मैंने पैसे मांगे कि भी इस तरह से मुझे फीस भी देनी है जी। और मुझे खर्चा चाहिए, रेंट देना है। मुझे याद है रेंट 30 रुपये होता था कमरे का। तो मेरे उस दोस्त ने भेजा, नाम था उसका श्याम कौशल, मेरे साथ बीए पास करा था, उन्होंने आगे नहीं भी पढ़े थे। तो मैं कभी अपने उन दोस्तों को भी नहीं भूलता हूँ। और मैं आज भी जब गांव जाता हूँ तो मेरे बहुत कम एक दो ही दोस्त हैं वहाँ, बाकी मैं उनको कभी मिले भी नहीं, ना मेरे पास वहाँ ज़्यादा दिन में रहता भी नहीं, टाइम नहीं होता। तो मैं उनको जरूर मिलने जाता हूँ। मैं जो मेरे साथ चौथी पांचवी आठवीं क्लास में भी पढ़े हैं, मैं उनको भी जफ्फी डाल के बिल्कुल गर्मोजोशी से मिलता हूँ आज भी। जी। क्योंकि मैं जो भी आज हूँ, शायद उनका भी कहीं ना कहीं सहयोग होगा, उनकी भी दुआएं होंगी। तो मेरा मानना ये है, मैं जो भी सुन रहे हूँ इस प्रोफेशन में लोग, मैं उनको भी कहूँगा, आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, जितने मर्जी क्वालिफाइड हो जाओ, जितना मर्जी आपके पास धन आ जाए, लेकिन कभी भी अपने रूट्स को मत भूलना। मैं अपने गांव को कभी नहीं भूलता। मैंने बताने में थोड़ा सा मुझे गर्व भी हो रहा है, बताना भी नहीं चाहता। आप देखेंगे मैंने अपना घर बनाया फादर साहब के लिए जी। अपने गांव में। मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे इलाके में ऐसा कोई घर होगा। मैंने उनकी हर इच्छा पूरी करी, अपने भाई बहनों को भी उंगली पकड़ के आगे लेके आया हूँ। अब भगवान की कृपा से, अब देखिए, मैं लॉयर, मेरी वाइफ लॉयर, जबकि प्रैक्टिस नहीं करती, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों लॉयर्स, मेरे 2 भाई लॉयर्स, एक मेरा और भतीजा लॉयर बन गया, एक और बनने जा रहा है। तो मैंने ऐसी शुरुआत करी है कि मेरे इलाके में भी मेरे लोग अब अपना काफी अब लॉयर्स बन के निकल रहे हैं। पर पहले मैं ही निकला था उस इलाके से लॉयर बन के। जी। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जीवन में कठिनाइयां भी बहुत थी, और कठिनाइयां मैं याद नहीं रखता कभी भी, ना मैं कभी उसका व्याख्यान करना चाहता हूँ, ना करता हूँ। जी। क्योंकि अगर कठिनाई ना किसी मुश्किल ना किसी इंसान के जीवन में आए तो आगे बढ़ भी नहीं सकता। और कठिनाइयों को याद करना अच्छा नहीं होता। अच्छा वक्त याद करना चाहिए, बुरा वक्त याद भी नहीं करना चाहिए। ये मेरा मानना है, बाकी मेरा परसेप्शन ये है। और किसी का क्या होता है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उन सब से यही हाथ जोड़कर निवेदन होगा कि बुरे वक्त को सिर झुका के सहन करो, आगे बढ़ो। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया भी है तो उनको भूल जाओ, उनकी बुराई को भूल जाओ, उनको ओवरलुक कर दो, उनको याद ना करो, ना उनका कोई अपने मन में घृणा रखो उनके प्रति, ना उन बदला लेने की भावना रखो। मैं कभी मुंह से बोल देता था, मैं मशहूर था इस मामले में। मैं थोड़ा सा उस समय, जब मैं पटियाला हाउस में नया नया था, मैं नया क्या मैं कह सकता हूँ 10-15 साल मेरे बड़े, आई वॉज वेरी एग्रेसिव लॉयर। जी। तो जजेस में भी ये होता था। लेकिन ये सब कहते थे कि मनन अग्रेसिव है, लड़ता है, लेकिन जजेस को बेचता नहीं है। मैंने कभी किसी जज को नहीं बेचा, प्रोसिक्यूटर को नहीं बेचा, कभी दूसरी पार्टी से किसी प्रकार का कभी वो ऐसी इधर उधर की बात नहीं करी है। डिलीजेंटली ऑनेस्टली मैंने अपने केस को किया है। और जबकि दिल में रिस्पेक्ट हर जज के लिए है और करनी भी चाहिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी नया लॉयर या कोई भी लॉयर कोर्ट में घुसे, सिर झुका के घुसे, प्रैक्टिस आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट करनी है, क्रॉस स्टार्ट करना है, सिर नीचे करके स्टार्ट करे। कोर्ट छोड़ते समय कोर्ट को आगे नतमस्तक होकर कोर्ट छोड़े। ये मैंने यूयू ललित, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज साहब से सीखा। एक और लॉयर है आयू खान साहब, उनसे मैंने ये चीज सीखी है कि कोर्ट में घुसते सिर झुका के सिर अपना कोर्ट में दाखिल हो, कोर्ट छोड़ो तो भी सिर झुका के बाहर कोर्ट से जाना चाहिए।
तो ये छोटा सा मेरा एक जितना भी जीवन है, छोटी छोटी बातें हैं जो मैं शेयर आप लोगों से कर रहा हूँ। और आप सवाल कर लो जिस तरह के करने हैं। ये मेरा जी, जीवन है छोटा सा। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सफाई से अपने 4 दशकों की यात्रा को थोड़ा सा समराइज़ किया। मेरे बहुत सवाल हैं जो मैं एक एक करके आप तक रखूंगा। और आपने इतनी बढ़िया बात बताई कि वकालत का जो हमारा मंदिर है उसमें जाके नतमस्तक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइड या ईगो की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब हम जाते हैं तो हम अपने मुवक्किलों के लिए जाते हैं, हम न्याय की गुहार लगाने के लिए कोर्ट में जाते हैं। इसलिए अपने को और मतलब स्वाभिमान होना चाहिए पर अभिमान नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया। मेरे सर दो एक सवाल हैं शुरुआती, जो आपने अपने जीवन की व्याख्या की कि किस तरीके से आप गाँव से गाज़ियाबाद आए, गाज़ियाबाद से आपने दिल्ली में पटियाला हाउस में चेंबर ज्वाइन किया, एक गुरु शिष्य परंपरा जो है उस वक्त जो होती थी कम से कम, उसके अंतर्गत आपने बहुत सारे काम सीखे। तो उन पिछले दिनों को मैं थोड़ा सा आपको वापस उनकी यादें दिलाना चाहूँगा और कुछ सवाल आप तक रखूँगा, क्योंकि जो बच्चे इस प्रोग्राम को हमसे देखते हैं वो नए वकील भी हैं, लॉ स्टूडेंट भी हैं जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको प्रोत्साहन की हमेशा आवश्यकता होती है। तो मेरे सर एक दो सवाल ये हैं कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गांव या छोटे शहर से जब कोई बच्चा दिल्ली जैसे महानगर में आता है तो एक घबराहट सी बैठ जाती है, क्योंकि एक नई वेशभूषा, एक नया परिधान, नई भाषा, एक चाल चलन अपने आप में दिल्ली का बहुत अलग है। तो उसको आपने कैसे आत्मसात किया, उसको आपने कैसे अपनाया जब आप हिमाचल के एक छोटे से गांव से दिल्ली जैसे महानगर में पढ़ने आए? और साथ ही जब आपने अपने पटियाला हाउस की यात्रा शुरू किया, आपने अपने गुरु जी का बताया कि आपके दो दो गुरु रहे उसमें, तो एज ए यंग लॉयर जब आप शुरू करते हैं कितना स्ट्रेसफुल होता है वो टाइम, इवन एज ए चेंबर जूनियर काम शुरू करना? किस किस तरीके का काम एक जूनियर को सीखना चाहिए जब वो चेंबर ज्वाइन करे? और गुरु शिष्य परंपरा जो पहले की थी, और मुझे पता है कि आज बहुत फ़र्क है, लेकिन इन नव युवाओं के लिए, नव युवतियों के लिए जो यंग बच्चे हैं उनके लिए आपकी क्या सजेशन रहेंगे कि किस तरीके से वो अपना करियर शुरू करें, स्पेशली अगर उनको क्रिमिनल लॉ में अपना करियर बनाना है तो? मेरा मानना है कि हर नए लॉयर को जिसने वकालत पास करी है उसको ट्रायल कोर्ट से शुरू करना चाहिए। ट्रायल कोर्ट में जो सीखने को मिलता है वो शायद आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में शुरू करोगे तो आप अच्छे आर्गुमेंट्स करने वाले लॉयर बन सकते हो, लेकिन कई बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस समय मैंने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स को ब्रीफ किया है। जी। फॉर एग्जाम्पल, जेठमलानी जी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट किया था, इसलिए उनको हर चीज पता होती थी, हर प्रोसीजर पता होता था। उसी तरह एक और लॉयर जो आप कह सकते हो पब्लिसिटी नहीं थी इतनी उनकी, लेकिन लॉयर देश में नंबर 1 थे, वो राजेंद्र सिंह जबलपुर वाले। जी। और उन्होंने इंदिरा गांधी जी का भी केस लड़ा। इंदिरा गांधी जी ने उनको राज्यसभा दी और उन्होंने राज्यसभा वापस कर दी कि मैडम मैं मिसफिट हूँ यहाँ पे, मैं वकालत ही अच्छी है मेरे को। वो भी ट्रायल कोर्ट से शुरू हुए। उनको भी मेरा 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 सौभाग्य है कि मैंने उनको भी ब्रीफ किया है, उनके साथ भी काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और जेठमलानी जी के साथ भी सौभाग्य मिला है। वो अपने आसाराम का केस तो एक बड़ा फेमस है, उसमें मैंने जी। उनको ब्रीफ भी किया, उनके बराबर खड़े होकर मैंने एक मुलजिम के लिए उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स करी, दूसरे के लिए मैंने करी। इसी तरह से मैंने दोनों को बहुत केसों में ब्रीफ किया है। लेकिन जो असली सवाल है, आपका सवाल ये है कि जो नए लॉयर बच्चा बन के आता है उनको क्या करना चाहिए। जी। चाहे वो 6 महीने के लिए ट्रायल कोर्ट में जाए, अच्छे सीनियर को ज्वाइन करें। आजकल एक मैंने ट्रेंड देखा है, खुद आता है कुछ जो नहीं आता है, आईपीसी के सेक्शन कितने हैं, कौन सा सेक्शन में एविडेंस पड़ा है नहीं पड़ा है, सीआरपीसी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। और ये तीनों एक्ट ही नहीं है, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट ही नहीं है, क्रिमिनल में तो बहुत से एक्ट्स हैं जी। तो जिनमें वकालत आपको करनी होती है। लेकिन अच्छा सीनियर हमेशा ज्वाइन करे, खासकर लड़कियों को अच्छे सीनियर के साथ रहना चाहिए जो उनकी इज्जत को महफूज रखे और उनको सिखाए भी। मैं कितना खुशकिस्मत था, मैं आपको जैसे बता रहा था, जी। हर सीनियर को अपने जूनियर के लिए एक इंडिपेंडेंट वर्क देना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए, जो मैं आज भी करता हूँ कि ये फाइल आप रहिए, ये बेल एप्लीकेशन है, इसको ड्राफ्ट करो, तैयार करो, बाकी मैं वेट कर दूंगा। तो मैं पहले से ये करता आया हूँ। आजकल तो बीइंग ए सीनियर डेजिग्नेटेड मैं कोई ड्राफ्टिंग नहीं करता, मैं कुछ नहीं, मैं वेट कर देता हूँ कि जिस समय मैटर कोई पिटीशन बन के आती है वो मैं कर लेता हूँ, सेटल कर देता हूँ उसको। अदरवाइज हर जूनियर को, अच्छे सीनियर को आप ज्वाइन करिए। बहुत से अच्छे अच्छे सीनियर हैं,
मेरा बहुत ये मानना है, कल भी मैंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू पे कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इतने अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं जिनको हाई कोर्ट में एलिवेट किया जा सकता है, लेकिन कभी करते नहीं है। जब तक वो सुप्रीम हाई कोर्ट आके प्रैक्टिस ना स्टार्ट करे, या प्रोसिक्यूटर ना बने, या स्टैंडिंग काउंसिल ना बने, कुछ ना कुछ जब तक वो हाई कोर्ट के जजेस की निगाहों में नहीं आता, तब तक उनका चयन करना बड़ा, उनको एलिवेशन के लिए चयन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हर जूनियर को 6 महीने ज्वाइन करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो काम है, अपने सीनियर ने आपके ने जितने भी केस करे हैं उनमें फाइल इंस्पेक्ट जरूर करो जाके कोर्ट में। कोर्ट में जाओ, एप्लीकेशन दो मजिस्ट्रेट के आगे, वो आपकी अलाउ करेंगे एप्लीकेशन को, फिर एलमद के पास जाओ, वो फाइल निकलवा के सीनियर ने क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया है उसको आप उतारो, लिखो अपनी एक चाहे रजिस्टर ले लो, या उस फाइल पे हर पन्ने पे उनका क्रॉस लिखो, चीफ लिखो, किस तर्ज पे उन्होंने क्रॉस किया हुआ है, उनकी आर्गुमेंट्स लिखो। प्रोसीजर आपको आना चाहिए कोर्ट में अपना वकालतनामा फाइल करने का, आप कोर्ट फीस कैसे भरनी है, एप्लीकेशन कैसे लगानी है फाइल इंस्पेक्शन की, फाइल इंस्पेक्शन कहाँ होती है, कैसे होती है, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। सारी चीजें, ये बेसिक चीजें जिस दिन पता चल जाएगी आपको, अगर आप अच्छी इंग्लिश जानते हैं। जबकि मैं इंग्लिश में स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं 10th क्लास में भी जब निकला हूँ, 11वीं में भी, बल्कि बीए तक कहते हैं हम टेंस बनाने में पहले शब्द जोड़ते थे, टेंस बनाते थे। यहाँ बच्चे, मेरा ग्रैंडसन अभी फर्स्ट क्लास में, वो मेरे से बेटर टक 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 इंग्लिश बोल रहा है। सो कहने का पर्पस ये है, मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कई चीजें उनमें मेरे से ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी उनको मैं सिखाता हूँ कि डाउन टू अर्थ रहो। डाउन टू अर्थ रहना सबसे बड़ी विशेषता है इंसान की अपने जीवन में। फूफा की गुंजाइश नहीं होती है अच्छे लॉयर बनने के लिए। अच्छा लॉयर बनने के लिए डाउन टू अर्थ रहो, सीखने की कोशिश करो। सबसे बड़ा जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, चाहे वो सिविल में जाओ या क्रिमिनल में जाओ, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना, उसका नॉलेज जितना आपको हो जाएगा ना, उतनी आप अच्छे सक्सेसफुल लॉयर बनेंगे। और ट्रायल कोर्ट में अपने सीनियर्स की इज्जत करना। आप ट्रायल कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आपको अपने सीनियर के लिए बैठे हैं, चेयर छोड़ो, हमेशा अपने सीनियर की इज्जत करो। बाहर है, आप बाहर कोर्ट के अंदर हर जगह अपने सीनियर की इज्जत करोगे। जब तुम सीनियर बनोगे, जब आप लोग सीनियर बनोगे, तो आप लोग भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके जूनियर आपको इसी तरह की इज्जत दे। हर सास कभी बहू होती है, ये कहावत, हर सास कभी बहू होती है। मैं भी कभी बहू थी, आज मैं सास बन गया हूँ। कहने का पर्पस ये है कि मैं सीनियर अब बना हूँ, पहले मैं भी जूनियर रहा हूँ। अच्छे सीनियर की चीजें सब सिखाते हैं, बताते हैं। और कभी वैसे तो अब जेल के विजिट करवाते हैं, जेल के लॉयर्स भी हो गए हैं, लेकिन अक्सर थानों में जाना या जेल विजिट करना बहुत ही आवश्यक हो तो क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाओ, लेकिन इलीगल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व मत होना। हाँ, पैसा देर से जरूर आएगा, लेकिन जिस समय आएगा ना तो धन वर्षा होती है। अगर इलीगल कामों में आप इंडल्ज करोगे, पैसा आएगा पर थोड़ी देर के लिए आएगा, बदनाम हो जाओगे और उससे फिर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा लॉयर का जो स्टैंप है आपके कोर्ट के ऊपर नहीं लगेगी। समाज में एक अच्छा लॉयर बनने के लिए ईमानदार लॉयर, डिलीजेंट, ऑनेस्टली सारे काम करोगे तो इस प्रोफेशन में ये जरूर है वक्त लगता है। कईयों को साल लगता है, 2 साल, कईयों को 5-5, 6-6, 8-8 साल भी लगते हैं एस्टेब्लिश होने में। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है इस प्रोफेशन में। अगर धैर्य रखोगे और डिलीजेंटली, ऑनेस्टली काम करोगे। अगर दूसरा एक और चीज है मैं बताता हूँ, अक्सर पूछते हैं जी केस कैसे आए, केस कैसे ले। उसके लिए जैसे सीनियर के साथ आप रहते हो ना, वो जैसे मेरे साथ है, मेरा हर जूनियर वेल एस्टेब्लिश्ड है। चूंकि एक एक 2-2 क्लाइंट वो भी ले जाते हैं जाते हुए, और मैं माइंड नहीं करता। उसका कारण ये है कि जो मुझे अफोर्ड नहीं करेगा वो मेहनत करता हुआ, उसने उस क्लाइंट ने उस लॉयर को देखा मेरे जूनियर, तो उसको अफोर्ड कर सकता है
तो उसको एंगेज कर लेगा। फिर एक क्लाइंट से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं। जी तो इस तरह वो एग्जिबिट आपका वर्क समाज में, कोर्ट में होता है। अच्छे लॉयर अगर आप मेहनती होंगे आपको एमिकस मिलेगा। हमारे समय तो सर एमिकस था, लीगल एड नहीं थी। अब तो लीगल एड के लॉयर्स बनाए जाते हैं। वहां आप इतनी मेहनत कर सकते हो कि अगर जेलों में जितने भी लोग प्रिजनर हैं, एक को आप छुड़वाओगे तो वो 10 को बताएगा मुझे इस लॉयर ने छुड़वाया। वहां से केस आपको आएंगे। फिर आप जिस थानेदार के सामने में केस करेंगे, आर्ग्यू करेंगे उसके खिलाफ, अब ऑनेस्ट थानेदार ये कहता अगली बार यार वो अगर उनसे पूछा जाए कि यार किसी को लॉयर हम जानते नहीं है करें, तो वो आपका नाम रिकमेंड कर देता कई बार कि यार मेरा वो अच्छा लॉयर था। तो आजकल तो वैसे थानों में भी हालत खराब है, वकीलों और थानों में आपस में काफी कनाइवेंस है। जी ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन थानेदार थानेदार तो छोड़ो, एसएचओ तो छोड़ो, आजकल तो डीसीपी ज्वाइंट सीपी तक केस रिकमेंड करते हैं और कटिंग खा रही है। माफ करे वो सारे नहीं, पर कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो आप देखिए, क्रिमिनल केस में जब डिफेंस आता है तो प्रोसिक्यूटर जिस समय डिफेंस विटनेस को क्रॉस करता है तो एक सवाल जरूर पूछता है, भाई अगर आप एग्रीव्ड थे, अगर आपके इस मुलजिम को न्याय नहीं मिलता तो आला अफसरान को कोई कंप्लेंट करी। जी ये एक सवाल होता था बड़ा फेमस। लेकिन आज की डेट में आला अफसर नहीं, आला अफसर ही ऐसे ही है, हायर ऑफिशियल्स ऐसे ही है। भगवान ही बचाए। मैं अब ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ क्योंकि इतना जी एक्सपीरियंस हो चुका है। अब पूछो मत जो हालत है इस जी समय, डे बाई डे पुलिस ऑफिशियल्स की भी पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। और पहले तो होता था भाई चलो एक पार्टी से ये करा लेते थे, अब तो दोनों से कर लेते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। और पुलिस ऑफिशियल्स को भी अब इनके लिए भी बहुत से अब हो रहा है, कोई कोई कमीशन बैठते हैं, कभी कुछ होता है। लेकिन अंदर से ईमानदारी, चाहे लॉयर है, जज है, पुलिस वाला है, ईमानदारी जो चीज है ये तो एक समाज का हिस्सा है। समाज के उत्थान के लिए हर व्यक्ति को ईमानदार होना तो जरूरी है। लेकिन क्या करें, समाज है, हम अपनी बात कर सकते हैं, दूसरों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जी जी ये सर आपने किया, मैं इस पे ज़्यादा कुरेदूंगा नहीं कि आपने बोला कि नहीं तो बातें होती हैं तो कहते हैं ना कैन ऑफ वॉर्म्स खुल जाता है, उस पर एकदम नहीं जाएंगे। मेरा एक सर छोटा सा सवाल आपसे और ये बनता है, और इस मंच के ज़रिए मेरी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जो ये यंग बच्चे हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं कई बार ये सवाल करते हैं कि इतने सारे अब हमारे देश में लॉ स्कूल लॉ कॉलेज खुल गए हैं। आपने तो अध्यक्षता भी की है सर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की कई बार, और आप हमेशा सक्रिय हैं प्रोफेशन में इतने सालों से। तो हर माता पिता का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा अच्छा कॉलेज में जाए, पढ़ाई लिखाई करे, उसको नौकरी मिले, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ हर हर पेरेंट अपने बच्चे का भला चाहता है। लेकिन हमने देखा कि शायद मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी स्टे लगा दिया, जो इतनी मशरूमिंग हो रही थी हमारे देश में लॉ स्कूल की, औने पौने हर जगह लॉ स्कूल खुल रहे थे। अब ये हो गया है कि आपने तो सर प्रोफेशन को अपने सामने ग्रो करते हुए देखा है, इसमें मैं आपका एक ओपिनियन ये लेना चाहूँगा कि खासकर संक्रमण के दौर पर हमने देखा पिछले 2 साल से, 2019-20 से जब से हमारा ये लॉकडाउन हुआ, कि कई बच्चे बेचारे नौकरी तलाश रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, इंटर्नशिप खोज रहे हैं, इंटर्नशिप नहीं मिल रही। लॉ स्कूल में भी जो पहले अगर 80 सीटें होती जब 5 साल का शुरू हुआ है हमारे इंडिया में, अब वो 80 सीटें से बढ़ के 500-500 सीटें एक एक ईयर में पढ़ी जा रही हैं। तो इतने बच्चे जाएंगे कहाँ, एब्जॉर्प्शन तो है नहीं मार्केट में। तो क्या इन लॉ स्कूलों को कुछ डेटा लेना चाहिए, वकीलों से, इन हाउस काउंसिल से, जुडिशरी से बैठ के एक बार विचार विमर्श करना चाहिए कि भाई एब्जॉर्प्शन कितना है मार्केट में, क्योंकि सेचुरेशन हो रही है, और बच्चा फिर एकदम हतोत्साहित हो जाता है क्योंकि 5 साल पढ़ा, लाखों में प्राइवेट कॉलेजेस और बड़े बड़े कॉलेजेस आजकल फीस उठा रहे हैं बच्चों से, और उसके बाद कई बच्चे कर्ज लेके ये अपनी पढ़ाई करते हैं, कई बच्चे इंटर्नशिप के लिए खाक छान रहे हैं। तो इस पे मैं सर आपका विचार विमर्श जानना चाहता हूँ कि बार काउंसिल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो या हमारी क्षेत्रीय बार काउंसिल हो, और इसके लिए लॉ कॉलेजेस और बार काउंसिल कैसे साथ में सामंजस्य बिठा सकते हैं। आपने बहुत सही सवाल पूछा है ये। मेरे को याद है कि 2008 से 8 की बात है, जिस समय में मैं चेयरमैन था बार काउंसिल का दिल्ली जी का। तो एक बार मेरे को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक डेलीगेशन का मेंबर बनाया। तो मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, उसमें गए, लॉ स्कूल की इंस्पेक्शन करी। स्कूल, लॉ स्कूल कहाँ था? छप्पड़ में। तो मैं वहीं पे एजिटेट हुआ, उसको छोड़ दूं। अब दूसरी तरफ ले लो, नेशनल लॉ स्कूल आ गए हैं। जी दिल्ली का नेशनल लॉ स्कूल देख लो, बेंगलोर का देख लो, पूना देख लो, कलकत्ता देख लो, भोपाल देख लो।
वहाँ के बच्चे, गांधीनगर देख लो, मेरे पास ऑलमोस्ट इन सभी स्कूलों के बच्चे, नेशनल लॉ स्कूल से बच्चे इंटर्न होके जा रहे हैं। जी और जो रेवोल्यूशन ज्यादा दिल्ली के एरिया में लाया, वो लाया एमिटी ने, जो रेवोल्यूशन आया है जी लॉ में, एमिटी लॉ स्कूल ने लेके आया है। तो मिस्टर चौहान का बहुत ही योगदान है यहाँ तक विद्या प्राप्त करने का, या विद्या बांटने का, या इस लॉ की डिग्री या लॉयर बनाने का। ये एनसीआर में तो मैं कहूँगा काफी, अब तो एनसीआर में बहुत से लॉ कॉलेज हो गए हैं। जी रोहतक ले लो, गाजियाबाद ले लो, नोएडा ले लो, दिल्ली के इर्द गिर्द ले लो, और दूसरा दिल्ली में भी काफी हो गए हैं, गुड़गांव हो गए हैं। जब मैंने पास किया था बड़ी मुश्किल से मुझे गाजियाबाद एडमिशन एमएमएच में मिला था, लिमिटेड सीटें थी। जी दिल्ली में लिमिटेड सीटें होती थी, अब तो दिल्ली में भी काफी सीटें बढ़ा दी हैं। लेकिन ये जो इस समय हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, ये काफी डिलीजेंटली काम को, काफी, अब तो मेरे कई बार बन गए हैं वो चेयरमैन भी बार जी काउंसिल ऑफ इंडिया के, मनन मिश्रा जी बड़ा डिलीजेंटली काम कर रहे हैं, जिसमें वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस की और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जजेस को, और अच्छे अच्छे नेशनल लॉ स्कूल्स के वाइस चांसलर और प्रोफेसर्स को भी वो मेंबर्स बना रही हैं, कमेटियों में रख रही हैं, और डिलीजेंटली वो इन कमेटियों को कह रहे हैं कि ये फला फला जाकर कॉलेजेस में आप दौरे भी करो। अगर ठीक प्रकार से वो कॉलेजेस नहीं चल रहे हैं, ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उनकी जो लाइसेंस है उनकी मान्यता रद्द की जाए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और मैं फिर दोबारा से नाम लेके कहूंगा, मनन मिश्रा जी के अथक प्रयत्न जो उन्होंने करे हैं, उन्होंने उस पर कुछ रोक, अंकुश लगाया है, और अंकुश लगना भी चाहिए था। इस तरह से अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके कॉलेज में नहीं है, तो उस स्टूडेंट को अब वो क्या पढ़ के आएगा। मुझे याद है जब मैं पहली मर्तबा मेंबर बार काउंसिल बना, तो मैं एनरोलमेंट कमेटी का मेंबर बना, और एनरोलमेंट कमेटी में मैंने एक बच्चे से पूछा, बिहार से करके आया, मैं कहा बेटा आईपीसी पढ़ी है? ही वाज अनएबल टू गिव द आंसर कि आईपीसी क्या होती है। मैंने कहा रोको इसका भाई, पता करो कि जी कहाँ से करके आया है। अब मैं किस बात को छेड़ रहा हूं वो अंदाजा लगाएंगे आप। जी अंदाजा ये है कि दिल्ली में बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं जिसकी हम जांच पड़ताल और फिर दोबारा से शुरू कर रहे हैं, जो लॉ ग्रेजुएट होते ही नहीं है। जी आपको याद होगा दिल्ली का लॉ मिनिस्टर बीएससी की डिग्री जाली, जी लॉ की डिग्री जाली, एंड आई वाज द चेयरमैन बार काउंसिल। और मैंने उनको भरसक प्रयत्न किया कि इनको पूरा मौका दिया जाए, शायद ये पॉलिटिकल केस हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हो। लेकिन मैंने अपने तौर पे, जिस समय मेरी बार काउंसिल का मुझे पूरा प्रेशर पर, मैं टाइम दे रहा था उनको, जी लेकिन मेरे कुछ मेंबर्स थे कि भी नहीं, इनको टाइम 2-3 बार दे दिया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। तो मैंने फिर उनको एक डेट दी 1 महीने की कि लेके आइए, अगर आपने बिहार जाना है या कहीं याद नहीं मुझे, यूपी में था कहीं, या उन्होंने बीएससी दिखा रखी थी। जी तो मैंने अपने लेवल पे अपने स्टाफ को भेजा, पता कराया, पूछा ली थी उनकी लॉ की डिग्री की कंप्लेंट थी हमारे पास। जी जब डिग्री उनकी वेरीफाई हुई तो बीएससी की भी जाली थी, यू कैन इमेजिन। और दिल्ली का लॉ मिनिस्टर बैठा हुआ है, एडिशनल सेशन जज का रैंक है लॉ सेक्रेटरी, उसके साथ मजिस्ट्रेट होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, डिप्टी लॉ सेक्रेटरी शायद, या डिप्टी लॉ सेक्रेटरी, उनके साथ बैठ के वकीलों के, जिसमें प्रोसिक्यूटर बनाने थे दिल्ली हाई कोर्ट में, स्टैंडिंग काउंसिल बनाने थे, उनका इंटरव्यू ले रहा है। खुद 10वीं फेल है, 10वीं पास है। लेकिन वो मैंने फिर जिस समय पाया कि दिन मेरे सेक्रेटरी बार काउंसिल ने और वाइस चेयरमैन ने बिना मुझे बताए उनकी कंप्लेंट भी कराई, जी और
उसमें जिस समय कंप्लेंट कर दी, उन्होंने इंतजार नहीं किया, क्योंकि उनके पास जो इंटरनल इंक्वायरी थी आ चुकी थी। मेरे पास डीसीपी साउथ, एसएचओ एसीपी आए, तो उन्होंने बताया कि मेंबर बार काउंसिल है, उसने इसका रिकमेंड कर रखा है इसको एनरोलमेंट करने की, लाइसेंस के लिए। तो मैंने कहा जी रिकमेंड तो बहुत कर देते हैं, इसमें तो उनपे तो नहीं केस बनता है, अगर फिर भी विटनेस बन सकते हैं। एनीवे, कहने का पर्पस ये है, दिल्ली में एक ये कम से कम आज भी अगर ज्यादा नहीं तो 500 बंदा, 500 लॉयर जाली होगा। जी। ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा, और मुझे ग्रेज नहीं है कहने में, मैं डरता नहीं हूँ इस बात से। और मैंने बार काउंसिल में उठाई है ये बात कि भाई इसको अब 2-2.5 साल बाद इलेक्शन है, तुम अभी से दोबारा से करा लो, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कराया था, तुम छुओ मोटो करके देखो ना ये। जी। चूंकि उसमें हमारा स्टाफ भी मिला होता बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का या स्टेट बार काउंसिल, तो अब किस किस को रोकोगे तुम, किस किस को पकड़ोगे? घर के चोर क्यों, घर के चोर की बन के मोर की, एक कहावत है पंजाबी की, रक्षा नहीं की जाती, देखा जी। देखभाल नहीं कर सकते, उन पे आप ज्यादा पहरा नहीं लगा सकते। अगर हमारे बार काउंसिल का स्टाफ ही उनसे मिला होगा। अब मैंने एक दो चीजें और मंगवाई, एक दिन मेरे पास डीसी में केस आया, मैं कहा ओरिजिनल फाइल मंगवाओ, फाइल एक गायब है वहां से, कहते थे जी बाढ़ आई थी बरसात में उगल। अरे भाई, तो ओरिजिनल दोबारा मंगवा लो उनसे, हम्म। बार काउंसिल का एनरोल्ड है, उसको भी अपने ओरिजिनल तो पेपर वापस कर दिए, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लो। कोई करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो मिले होते हैं। तो अब जो आप कह रहे हो ना कि इतने पहले सीटें 80 होती थी, अब 500 हो गई, 500 क्यों कह रहे हो भाई? बहुत सीटें इतनी हो गई हैं, जहां से टोटल एनसीआर में से दिल्ली यूनिवर्सिटी, जी। गाजियाबाद रख लो, या फिर मेरठ रख लो, यही कॉलेजेस थे जहां लॉ से निकल के आते थे एनसीआर में। जयपुर होता था, जी। दूर भोपाल होता था, नजदीक इधर उधर कहीं नहीं होते थे। टोटल 500 निकल के आते थे, अब एक इंस्टीट्यूट से, नोएडा से 500 निकल रहे हैं, जी। एक एक कॉलेज से निकल रहे हैं। तो हजारों वकील, मेरा ख्याल हमारे भी 1 लाख पार कर गया है। अब जो एक बार एनरोलमेंट कमेटी के होते हैं, आप अंदाजा लगाइए, 20-20 हजार या 25 हजार हर साल आ रहा है दिल्ली में बार काउंसिल के, अपने इमेजिन। जी। लेकिन फिर इंटर्न जाना है उन्होंने, इंटर्न तो हमेशा कॉलेज भी उसी को रिकमेंड करते हैं जो अच्छे लीडिंग लॉयर्स होते हैं, लॉ फर्म में होती हैं। लेकिन एक अच्छी चीज क्या हो गई है अब, कि अब लॉ, क्रिमिनल लॉ भी अकेला आईपीसी तक सीमित नहीं है, बहुत ब्रांचेस है जिसमें आप जा सकते हो। जी। इसी तरह सिविल लॉ, मैट्रिमोनियल, आप इवन ये वातावरण के लिए भी लॉयर्स अच्छे अच्छे निकल के आ रही हैं। लॉ फर्म में आप देखेंगे, लॉ फर्म में काफी तो, कई तो इधर उधर के बात में, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी इंडल्ज हैं, प्रॉपर्टी में बिकवाते हैं, लेकिन जो कि प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन कंप्लेंट कभी हमारे पास इस तरह की आई नहीं, लेकिन पर्सनल नॉलेज है, जी। लेकिन आई नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि अब लॉ की ब्रांचेस भी बहुत हो गई हैं, इनके लिए सबसे बढ़िया बात ये हो गई है कि ये एक पर्टिकुलरली आईपीसी तक सीमित नहीं रह सकती। अब जैसे मैं, अब बहुत से केसेस फेरा केसेस है, जी। एनडीपीएस के केसेस है, एनडीपीएस के अगर आप एक्सपर्ट बन जाओ, मैट्रिमोनियल के एक्सपर्ट बन जाओ, फेरा के एक्सपर्ट बन जाओ, और पीएमएलए के एक्सपर्ट बन जाओ, और मर्डर के एक्सपर्ट बन जाओ, चीटिंग के एक्सपर्ट बन जाओ, रॉबरी के एक्सपर्ट बन जाओ, आपको आईपीसी के अंदर इतनी धाराएं, इतने प्रकार का क्राइम है, अगर उसकी अब मास्टरी करनी चाहो, मास्टरी करनी क्राइम के लिए नहीं, मास्टरी केस में मुलजिम को बचाने की या प्रोसिक्यूशन की मदद करने जी। की। अब तो प्रोसिक्यूशन में भी, और आपको अभी बड़ा स्कोप है, लीगल एड्स में बहुत वैकेंसीज निकल आई हैं। आपको आप देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में मीडिएशन में बड़ा पैसा लॉयर्स को मिलता है। जी। तो ऐसा नहीं है कि हमें कमाने के लिए पैसा, कमाने के लिए कोई साधन कम है, साधन बहुत है। डिपेंड आप पे करता है आप मेहनत कितनी करते हो और सर्च कितनी करते हो, डिलीजेंटली आप इस प्रोफेशन में रहकर काम कितना, इस प्रोफेशन को दे कितना सकते हो। ये प्रोफेशन तो सपरू, मोतीलाल नेहरू और सरदार पटेल
आप देखिए कितने बड़े, यू नो दैट, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये डिलीजेंट, ईमानदारी और प्रोफेशन के प्रति कितना कोई ईमानदार होता है, कितना अपनी ड्यूटी का निर्वाह करता है। सरदार पटेल केस आर्ग्यू कर रहे थे, जी एक पर्ची गई, पर्ची पड़ी, उन्होंने जेब में डाल ली, केस खत्म हुआ। जज ने पूछा आपके पास पर्ची आई थी, कोई अर्जेंट काम था बीच में? कहते कुछ नहीं, कोई खास पर्ची जो भी थी। वो पर्ची पता क्या थी? कि आपकी वाइफ का देहांत हो गया है। उन्होंने ये सुनकर भी, सरदार पटेल जी ने, अपनी वाइफ का देहांत हो गया मेरी का, केस नहीं बीच में छोड़ा। नहीं, हमारे यहाँ मेरे को खांसी हो रही है, मेरे को रोज एडजर्नमेंट लेते हैं हम। जी एक एडजर्नमेंट की भी जो बीमारी लगी हुई है ना, और यू सी नाउ जजेस भी अब हमारे प्रोफेशन पे उंगलियां उठा रही हैं, समाज भी उठा रहा है, लिटिगेंट्स भी उठा रही हैं कि ये जो अब काम उतना लो, काम थोड़ा ले लो। बहुत से सीनियर्स है, काम ज्यादा है, टाइम है नहीं, दे नहीं पाते, जस्टिफाई नहीं कर पाते। इसलिए एक एडजर्नमेंट वाली प्रवृत्ति मत बनाना। आप ज्वाइन करोगे प्रोफेशन, वो दिन दूर नहीं होगा जब एक अच्छे लॉयर बनोगे और पैसा भी ढेर ढेर कमाओगे। जी नहीं सर, आपने इतनी बढ़िया तरीके से बातें रखी और ये जो आपने बताया कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है वकालत में, क्योंकि ये 4-5 साल पहले भी काफ़ी उजागर हुआ था, लॉ मिनिस्टर की भी आपने बात सही रखी। इस पे भी अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है और इस पे सभी जजेस का, लॉयर्स का, बार काउंसिल्स का मेरे ख्याल से साथ में इसकी समीक्षा करने की हमें आवश्यकता है, ताकि अच्छा क्राउड आए, अच्छे वकील आए। हम समाज की सेवा के लिए हैं। जो वकालत एक प्रोफेशन है, बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन को कहा जाता है। आपने सरदार वल्लभ पटेल का इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से उनके कदम और उनके आर्ग्यूमेंट नहीं डगमगाए, बाकायदा इसके कि उनकी निजी एक इतनी ट्रेजेडी होगी उनकी लाइफ में और वो करते रहे। ये एक परचम जो है वकालत लहराने का। इसके साथ ही सर मैं आपको थोड़ा सा और रिवाइंड करना चाहूँगा मेमोरी लेन पे, क्योंकि सवाल मैंने बीच में दागा तो था थोड़ा बच्चों के औचित्य से, लेकिन वो जो मेरा पहला सवाल था कि जब आप ने अपने चेम्बर में अपनी तालीम हासिल कर ली, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हुए, तो बच्चों का हमेशा एक ये सवाल रहता है कि क्लाइंट कैसे लाएं, पैसा कैसे बनाएं, और जो भाग दौड़ बहुत होती है। और खासकर मैं आपके सफ़र से जानना चाहता हूँ और समझना भी चाहता हूँ कि इन 4 दशकों में जो आपने वकालत की है, इतना आपने नाम कमाया, इतनी इज्जत कमाई, आपने अपने सामने दिल्ली में केस कोर्ट्स को भी बाइफरकेट होते हुए देखा कि पहले के ज़माने में 30 सारी पटियाला हाउस थे, आज कम से कम 60 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और इसमें भाग दौड़ बहुत हो जाती है। मैं पैंडमिक के सवाल पर बाद में आऊँगा कि कैसे BC होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ये 4 दशकों का आपका सफ़र रहा, क्या आपको लगता है जो बाइफरकेशन हुई कोर्ट्स की वो सही हुई? क्या इतने हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज़रूरत थी? क्या ये अच्छा रहा वकीलों के लिए या बुरा रहा? क्योंकि लिटिगेंट्स के लिए तो एक आर्गुमेंट बन जाता है कि हाँ, लिटिगेंट्स के हक के लिए अच्छा हुआ, लेकिन एक वकील जो अपना अच्छी प्रैक्टिस जमाया हुआ था, चाहे 30 में हो या पटियाला हाउस में, और उस वक्त मुझे याद भी है कि बड़े बुजुर्ग वकील ये बात करते हैं कि काफ़ी दिनों तक हड़तालें भी चली थी उस वक्त जब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात हुई थी। तो इस पर मैं आपका मत जानना चाह रहा हूँ। साथ ही में उस वक्त जो शुरुआती दौर पर आपकी प्रैक्टिस रही क्लाइंट लाने की और एक प्रैक्टिस को जमाने की, उसका भी मैं आपसे आपका मत जानना चाहता हूँ। मैं आधे मिनट के लिए सिर्फ एक घूंट पानी पी लूं। आपने अच्छा किया बाइफरकेशन की बात छेड़ दी, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट रहा हूँ। जी बाइफरकेशन के अगेंस्ट मैं भी था, एज ए लीडर, नॉट एज ए लॉयर। जी पहले 3 डिस्ट्रिक्ट थी, 3 कोर्टें थी। 30,000 मेन कोर्ट थी, फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट से पटियाला हाउस आई, पटियाला, और तीसरी थी शाहदरा कटकटुमा बना। जो शाहदरा में रेलवे स्टेशन पर की उसमें कोर्ट थी पहले, ये कटकटुमा बाद में बना है। और कटकटुमा में बहुत से केसेस, सबसे पहले 30,000 का बंटवारा कटकटुमा ने किया था। कटकटुमा में 30,000 से बहुत वर्क किया था, बहुत से डिस्ट्रिक्ट, बहुत से थाने गए थे। उसके बाद मुझे याद है मैं प्रेसिडेंट था, पहले मैं एडिशनल सेक्रेटरी था बार का, तब स्ट्राइक हुई 80s में, फिर मैं प्रेसिडेंट था, सेक्रेटरी भी था मैं ना, सेक्रेटरी के समय भी हुई मेरे, जब मैं सेक्रेटरी था तब भी स्ट्राइक हुई, 3-4 महीने स्ट्राइक, जब प्रेसिडेंट था तब भी स्ट्राइक हुई है। लेकिन
इस बाइफरकेशन का फायदा क्या हुआ मैं बताता हूँ। पहले काम एक या दो या तीन या चार या पांच या 6 7 8 मैक्सिमम 10 लॉयर्स के पास आकर रह जाता था जी। वही लीडिंग लॉयर्स उन्हीं के पास के रह जाते थे। अब आप देखिए जिस समय पटियाला हाउस से 2-3 कोर्टें बनी है, साकेत कोर्ट बनी पटियाला हाउस से गई, उससे पहले द्वारका कोर्ट गई वो भी पटियाला हाउस से बनी, लेकिन थोड़ी से थाने 30 हजारी से भी गए हैं वहां। जी। लेकिन जो पटियाला हाउस में उस समय मैक्सिमम ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकते थे या सेक्रेटरी मुश्किल से बनते, वो वहां शादरा सॉरी साकेत में और द्वारका में प्रेसिडेंट तक बन लिए। और जो यहाँ पे इतने सीनियर नहीं बन पाते, उनके पास इतना काम नहीं आता जितना काम उनके पास साकेत और द्वारका आया है। चूंकि ना मैं ज्यादा जा सकता था, ना मेरे 2-4 और साथी जो पटियाला हाउस में मेन लीडिंग लॉयर थे जा पाते, ना जा रहे हैं, ना हमने वहां को ऑप्ट किया है, ना साकेत जाना हमने ऑप्ट किया और ना हमने द्वारका जाना ऑप्ट किया है। मैं और मेरे एक और साथी हैं, हम दोनों ज्यादातर हाई कोर्ट ऑलमोस्ट निकल गए। हाई कोर्ट के ज्यादातर हम वहीं चैम्बर्स है वहीं बैठ रहे हैं। पटियाला हाउस भी हमारा सेकंड प्लेस हो गया है, फर्स्ट प्लेस हाई कोर्ट हो गया है। लेकिन जो अब हाई कोर्ट पटियाला हाउस बैठे हुए हैं, हमारी जगह उन्होंने ले ली है। हमें खुशी होती है कि हमारी जगह वो बैठे हैं, हमारी जगह वो बार के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी बन रहे हैं, लीडर्स भी बन रहे हैं और अच्छे लॉयर्स भी बन रहे हैं, काम भी आ रहा उनके पास। उसी तरह साकेत है, उसी तरह द्वारका है, उसी तरह रोहनी है। साकेत 30 हजारी से तो थोड़ा सा काम गया है द्वारका, थोड़ा गया कड़कड़डूमा, मेन काम गया है रोहनी 30 हजारी से। तो 30 हजारी कोर्ट कॉरिडोर में से निकला नहीं जा सकता था। हमने, मुझे याद है 80s में सिर्फ एक मैट्रिमोनियल कोर्ट मांगी थी, सिविल कोर्ट पूरी नहीं मांग रहे थे, एक मैट्रिमोनियल कोर्ट एक एमएससीटी मांगी थी, उसको भी अपोज करते थे वहां 30 हजारी वाले। चूंकि मैक्सिमम जो लिटिगेशन सिविल की है, जो क्लाइंट्स हैवीली पे कर सकते हैं, वो साउथ दिल्ली में थे, तो लिटिगेंट्स को भी फायदा था। और हमारा नारा था जस्टिस एट द डोर स्टेप। वो नारा फिर बाद में गवर्नमेंट ने भी अपनाया और हाई कोर्ट ने भी अपनाया। उस नारे को अपनाते हुए जस्टिस एट द डोर स्टेप कोर्ट्स का वाइफरकेट कर दिया, वाइफरकेशन हो गया। उस वाइफरकेशन में इतना फायदा हुआ है, आप देखेंगे जब हमारे पास अब हाई कोर्ट के लिए अपील्स, रिविजन्स, बेल मैटर्स आते हैं, हमारे पास वो बहुत से अच्छे अच्छे वकील आके ब्रीफिंग करते हैं। अगर वो पटियाला हाउस या 30 हजारी रह जाते तो शायद उनको इतना आगे जाने का अवसर ना मिलता जितना अब बाइफरकेशन के बाद मिला है। जैसे पहले पटियाला हाउस ना चैम्बर्स की फैसिलिटी होती, जगह तो उतनी थी, यही 30 हजारी का हाल था। अब आप देखिए साकेत में कितनी बढ़िया बिल्डिंग बनी है, मेरा ख्याल हिंदुस्तान में नंबर 1 बिल्डिंग होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। और चैम्बर्स फैसिलिटी, सेंट्रल एयर कंडीशन, और आप देखिए कि चैम्बर्स फैसिलिटी। इसी तरह आप द्वारका देखेंगे, इसी तरह आप कड़कड़डूमा देखेंगे, इसी तरह रोहिणी देखेंगे। अदरवाइज चैम्बर की बहुत बड़ी समस्या होती थी हर कोर्ट के प्रांगण में, पटियाला हाउस भी और 30 हजारी में, जिसकी जबकि 1 लाख लॉयर्स होंगे। अब हाई कोर्ट भी चैम्बर्स की 2 बिल्डिंग्स और बनी है, एक आध और बनने जा रही है, तो हाई कोर्ट भी चैम्बर्स फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉयर्स के लिए, जजेस के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए। मैं फिर कहूंगा प्रोसिक्यूशन के लिए अभी भी उतनी मिकदार से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना होना चाहिए और बनाना चाहिए, क्योंकि प्रोसिक्यूटर को भी एक रिस्पेक्टेबल प्लेस और रिस्पेक्टेबल उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी और केसेस, उनको हम 5-8 केस करते हैं, वो बेचारे 100 रोज के केस करते हैं, 50-50 केस करते हैं। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जो सैलरी है वो भी मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बढ़ानी चाहिए। और हाई कोर्ट में तो पर डे है या जो भी है वो भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सामने वाला वकील एक लेके लाख रुपया, 50,000, 10,000, 15,000 या 5-5 लाख रुपया लेके भी, या पर हेयरिंग सीनियर लेके आते हैं,
उसको उतना ही मिलना है प्रोसिक्यूटर को। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मेरा मानना है वाइफरकेशन वाज एंड इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द यंगस्टर। जी जी, इसलिए आपने अच्छा बड़ी हुआ। बड़ी बात कही। जी जी, ये अच्छा एक मत रहा, किस तरीके से सबको एक मंच मिला काम करने के, रोजगार के सबके साधन बढ़े हैं, लिटिगेंट्स के लिए फ़ायदा हुआ है। सर मेरा एक छोटा सवाल और निकल के आता है, क्योंकि जब भी हम जुडिशरी की बात करते हैं तो मेरा सवाल बतौर वकील भी है आपसे, और एक बतौर एक सिटीज़न, एक आम नागरिक की तरह से भी है कि कई बार आपने पहले भी अपनी व्याख्या में बात की कि उंगलियां बहुत उठती हैं जुडिशरी पे कि भाई जुडिशरी स्लो है, एडजर्मेंट्स बहुत मिलती हैं, तारीखें लंबी लंबी मिलती हैं, और ये चाहे फौजदारी के मुकदमे हो, चाहे दीवानी के हों, चाहे कमर्शियल हम कोर्ट्स की बात करें, तो ऐसा देखा गया है कि कम से कम 3-3, 6-6 महीने की तारीखें पड़ जाती हैं बाकायदा, जबकि इतना ट्राइब्यूनल्स खुल गए हैं, बाइफरकेट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गए, सब कुछ है। और उसके साथ ही हमने पैंडमिक में भी ये देखा कि एक तरीके से 1.5 साल से कोई ट्रायल नहीं हुआ हमारे देश में, क्योंकि कोर्ट सिर्फ अर्जेंट मैटर्स दे रहे हैं, इससे भी बहुत नुकसान हुआ है हमारे वकील समाज को भी, लिटिगेंट्स को भी। तो इस पे सर मैं आपका मत जानना चाहता हूँ कि कहाँ ऐसी कमी पेशी है जो सरकार को पूरी करनी चाहिए, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो। फंडिंग जो है जो जुडिशरी को मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं पर्याप्त है, और मैं सिर्फ दिल्ली के मापदंड से नहीं कह रहा हूँ, मैं देश के मापदंड से कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो पक्ष हैं। एक वकील पक्ष जो कि बहुत खुश है कि भाई ब्रॉडबैंड है, बढ़िया वाईफाई चल रहा है, हम कहीं पे भी बैठे काम कर सकते हैं, तो हमारी भागदौड़ बच रही है और हम न्याय दिला पा रहे हैं। एक दूसरा वकील भाइयों का हमारा वो तबका है जिनके पास ये सारे संसाधन उपलब्ध नहीं है, जो डेली कोर्ट जाके अपना जीवन यापन कर पा रहे थे या फीस निकाल पा रहे थे, ना उनके पास फ़ोन, स्मार्टफोन खरीदने का उतना पैसा मुहैया है, ना लैपटॉप खरीदने का है, अगर है तो घर में बच्चे हैं, बाकी उनकी जिम्मेदारियां हैं। तो ये सब जो जटिलता है, इसका सर क्या समाधान निकल सकता है, क्योंकि क्या 2021 में हमें वर्चुअल हियरिंग ही करते रहें, हाइब्रिड हियरिंग करें, फिजिकल हियरिंग वापस लें? इस पर मैं आपका मत समझना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप दिल्ली की बात तो छोड़ो, दिल्ली में भी मैं कह सकता हूँ 50% लॉयर्स हैंड टू माउथ है, और 25% आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक है, अच्छे कमाने वाले हैं। फिर 15% ऐसे हैं जो उस लेयर से ऊपर है, और 10% टॉप पे है। जी लेकिन दिल्ली में भी आप जाकर हर कोर्ट में जाकर देख सकते हो, बाहर खड़े हैं वकील, चालान भुगत रहे हैं, छोटे छोटे केस कर रहे हैं। उनके पास अच्छे मोबाइल नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैपटॉप नहीं है। तो लेकिन ये जो आपदा आई है, इसने रियलाइज कराया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक लॉयर्स के पास या बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ने, मैं आपको बता दूं मेरी बार काउंसिल ने, दिल्ली बार काउंसिल ने मोर देन 20 करोड़ रुपीस बांटा है, राशन भी लॉयर्स के घर भिजवाया है। बार एसोसिएशन, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बहुत ही उम्दा, मैं उनको जितने भी मेरे पास शब्द कम है पड़ेंगे उनकी प्रशंसा करने के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया है इस आपदा में। लेकिन इस आपदा ने एक चीज का रियलाइज कराया है बार एसोसिएशन, बार काउंसिल और बेंच को भी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में तो जुडिशरी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब साथ में ये गुड़गांव है, वहां चले जाओ वहां नहीं है, नोएडा चले जाओ वहां नहीं है, गाजियाबाद चले जाओ वहां नहीं है, जी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाई कोर्ट्स में ऑल ओवर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इस आपदा में मैंने 6 हाई कोर्ट्स में बेल मैटर्स करे हैं, एक में अपील आर्ग्यू करी है, रिवीजन थी, नॉट अपील, रिवीजन थी। तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या तहसील लेवल पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसका संज्ञान भारत सरकार को लेना होगा, यूनियन ऑफ इंडिया को लेना होगा, स्टेट्स सरकार को लेना होगा कि जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट को कदम उठाने होंगे। एक कंपेल करना चाहिए बाय वे ऑफ ऑर्डर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, चूंकि ये डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर है। जी 3 पिलर है, थर्ड पिलर है। अगर 2 पिलर अच्छी तरह मजबूत है तो तीसरा पिलर, जबकि मेरा मानना है, मैं गुरेज नहीं करता, मैं डरता नहीं इस बात से कहने के, अगर समाज को कोई
अगर आशा आज है तो इसी पिलर से है कुछ। अगर अगर इस देश की डेमोक्रेसी को बचा रहा है तो सिर्फ जुडिशरी बचा रही है, अदरवाइज लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पर तो बहुत उंगलियां, एक नहीं पांचों उठ रही हैं। लेकिन जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कभी ये प्रोफेशन बड़े घरों के लोग बच्चे आते थे। अब इस आजादी मिलने के बाद, खासकर 1990 के बाद एंड 2000 के बाद, तो बाढ़ लग गई है कि लॉयर्स बनना, पहले लॉयर्स शौक के लिए बनते थे, लेकिन अब एक जरूरत के साथ साथ शौक के साथ साथ एक अच्छा लॉयर बनने के लिए और एक अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छे लॉयर बनकर निकल रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत से ऐसे सवाल बच्चे कई बार इंटर्न कर देते हैं, सीनियर जिसके पास इंटर्नशिप करने आते हैं, शायद उनके सीनियर के पास जवाब नहीं होता। इतना इंटेलिजेंट बच्चा आ रहा है और अब वो वकालत करने के लिए वकालत पढ़ रही है। ऐसा नहीं है, आपको मैं पहले जमाने में वकालत पढ़ते थे लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ते थे, जैसे नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, चाहे आप मैं सपरू जी को ले लो, बाल गंगाधर तिलक को ले लो, ये सारे लोग ये आजादी भी साथ लड़ रहे थे और आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहे थे। ना जाने कितनी लंबी लिस्ट है। लेकिन उसी तरह अब थोड़े दिन पहले हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये बात कही है कि वकीलों को अब आगे आना पड़ेगा, आना चाहिए, इलेक्शन लड़ो, लेजिस्लेचर में जाओ ताकि अच्छे कानून बने। पहले विद ग्रेट रिस्पेक्ट, ये पता नहीं क्या हो गया नेशनल पार्टीज को या रीजनल पार्टीज को, पहले मैक्सिमम वकीलों को टिकट दिए जाते थे, अब तो प्रॉपर्टी डीलरों को देते हैं। अब तो ये जिन पे 10-10, 15-15 केस ना हो वो तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई लॉयर के लिए या उनके लिए। अब स्टेटों में आप देखिए, यूपी, बिहार, अब कितने क्रिमिनल बैकग्राउंड के बैठे हैं लोग लेजिस्लेचर्स में। काफी ऐसा है, ये बदकिस्मती है। कभी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये बात सोची नहीं होगी, वो भी एक बैरिस्टर थे। तो ये हम लोगों को भी आगे आना चाहिए, अच्छे वकीलों को, इनको भी। अब हर दोनों तीनों पार्टीज, जो मेन दो पार्टीज है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनमें भी 5-4 वकीलों ने अपना वहां कैप्चर कर रखी है। ना तो उनके आकाओं को पता है कि अच्छे वकील कहाँ है कहाँ नहीं है, उनकी फटफट इंग्लिश को देख के, चाहे उनके पीछे कोई कुत्ता भौंक रहा है पीछे या नहीं, चाहे बाहर में कोई उनकी फॉलोइंग है या नहीं, उनकी इंग्लिश को देखते हुए ही उन्होंने उनको लीडर बना रखा अपनी पार्टी में। हकीकत कुछ और। अच्छे लॉयर्स पहले तो एडजस्ट नहीं हो पाते इनके पास जाके, ये होने नहीं देते, ये पहुंचने नहीं वहां देते, टिकट के लिए तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अब समय आ गया है कि लॉयर्स को भी एकजुट होकर वहां पे अपनी भागीदारी रखनी चाहिए, मांगनी चाहिए और होनी चाहिए इनकी। और बाकी जहां तक सवाल है, अल्टीमेटली बात वही आ जाएगी, अपने आप पे डिपेंड करेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता कितनी है, उसके मुताबिक मैं कितना बढ़ सकता हूँ, और उस बढ़ने के लिए मैं अपने आप में कितना सुधार, और मेरा अपना किरदार कैसा है। मैं अगर किरदार वाला अच्छा किरदार रखता हूँ तभी आगे जा सकता हूँ, तभी मेरा जो मूल्यांकन कौन करेगा, दूसरे करेंगे। मैंने आज तक कोई पीछे चलता आदमी देखा कर? मैंने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा हुआ। सब आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे को पता मेरे में क्या कमी है, लेकिन मैं उस कमी को छुपाता हूँ। इसलिए मेरा मानना यह है कि यंगस्टर को पहले अपने आप को वकालत में मजबूत करो, स्थिर करो, एक अच्छे लॉयर बनने के लिए धैर्य, और आते ये मत कहो कि मेरे को अब करोड़ों लाखों कमाने हैं। नो, यू हैव टू सैक्रिफाइस द मॉनेटरी पार्ट। आपको वैल्यूएबल अपना टाइम, एनर्जी देकर एस्टेब्लिश करो। आपको, मेरे को भी आज भी, मैं कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके बड़े से बड़े लीडर का मैंने केस ना किया। शायद मैं बहुत देर पहले 97 में
96 में मिनिस्टर बन गया होता, आई वॉज ऑफर्ड, मैं नाम नहीं लूंगा उस प्रधानमंत्री का, लेकिन मैंने जजशिप ऑप्ट करी थी कि मैंने जज बनना है। जब तक बारी आई, मेरे खिलाफ कौन था, ये बात मैं भूल बता रहा हूँ। एक नई चीज मैंने येस्टरडे न्यूज 24 को दिया, चैनल इंटरव्यू आ रहा है, उन्होंने ऑडिट कर दिया उसको, सारी चीज को। ऐसा है, जज बनने के लिए भी आका होना चाहिए कोई। जजों के बच्चे जज बन रहे हैं, बड़े वकीलों के बच्चे जज बन रहे हैं, गरीब घरों के बच्चे जिनकी पहुंच नहीं, वो जज नहीं बन पा रहे हैं, एलिवेटेड नहीं होते हैं। वो बेचारे जो कोई मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का या एडिशनल सेशन जज का देंगे, और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वाली बात ही नहीं है। एक दिन एक सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा कि भाई ये वो उसका लड़का होना, ये कोई ये नहीं वो नहीं। भाई आप जो सरमन दे रहे हो, आप भी किसी जज के लड़के थे। अगर जज के लड़के नहीं होते तो आप यहाँ ना बैठे होते, आप भी कहीं मेरी तरह धक्के खा रहे होते किसी न किसी हाई कोर्ट में या जस्टिस कोर्ट में। तो ये सब कहने की बातें हैं, सारे सरमन देते हैं। छोटे घरों के या जिनकी पहुंच नहीं है, किसान के बच्चे अब लॉयर बन रहे हैं। मैं किसान का बच्चा हूँ, मेरे को 96 में ही प्रयत्न किया गया कि ये जज बन जाए, लेकिन एक जज, जब तो खुद क्लर्क से वकील बना, वकील से जज बना, वो कोई था ही नहीं कुछ भी, कोई अच्छा जज भी साबित नहीं हुआ, अच्छा लॉयर भी नहीं था, लेकिन उसकी ठीक जुगाड़ बैठा, जज बन गया। लेकिन मेरे को उसने कम से कम 6-8 महीने रोक रखा, ये कहता था वो भी। जब ऐसे पता मुझे लगा कि चीफ जस्टिस ने ये बताया कि मिस्टर मनन, मेरा कुलीग ये कहता भी आप तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर हो, आप तो बेल के ही लॉयर हो, आप तो हाई कोर्ट कम आते हो, कोई इतनी जजमेंट्स। तो मैंने जजमेंट्स का ढेर लगा दिया उनके आगे कि मैं तो स्टैंडिंग काउंसिल, सीनियर गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल रहा हूँ 91 में, ये तो 97 है, ये जजमेंट्स रही हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि जज बनाने के लिए या बनने के लिए भाई, आपको मैं खुल के बता ही चुका हूं कि आका जरूर होना चाहिए। ये सरमन तो बहुत लंबे चौड़े देते हैं, सारे भाषण तो बड़ा लंबा चौड़ा देते हैं, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो हम तुम कहीं नहीं मिलते वहां। ये जो लोग हैं, जुडिशरी, जिस तरह पॉलिटिक्स भी कुछ घरानों ने कब्जा रखी है, जुडिशरी भी कुछ लोगों ने कब्जा रखी है। जी सर, आपने इतनी सफाई से इतनी बात की। मेरा एक सवाल आपसे और भी है, और वो यंग बच्चों को मार्गदर्शन के लिए भी ज़रूरी है कि कई बच्चे क्रिमिनल की फौजदारी की वकालत करना चाहते हैं, लेकिन एक एक छवि बनी हुई है इमेज में कि क्रिमिनल की वकालत है, बड़ी डेंजरस है, इसमें अगर आप वकील बनेंगे आपकी जान को खतरा होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जो बच्चे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अगर फौजदारी का वकील का अपने फ्यूचर में बनना चाहें तो आप उनको क्या हिदायत देंगे, क्या डरने की ज़रूरत है? उनके पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज? और आपको इतना रिच करियर है, आपने सारे बड़े बड़े नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक सबको रिप्रेजेंट किया है, तो मैं इसमें आपका मत जानना चाहता हूँ। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं होती इसमें। जो क्रिमिनल भी होता है, हार्ड कोर क्रिमिनल भी आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है आपस में कई बार लड़ाइयाँ हो गई हैं, जैसे रोहतक में मैंने देखा है, अभी द्वारका में भी हो गई है, क्रिमिनल गैंग आपस में लड़ गए, गोली गाली चल गई, कड़कड़ूमा भी चली है, जी वो बात अलग है। लेकिन कोई क्रिमिनल कभी किसी लॉयर को, अब अनटिल कोई लॉयर कोई पर्सनली कोई इस तरह की कोई कर्म ना करे जिससे उसकी इन्वॉल्वमेंट, अपने आप को लॉयर रखो, डिलीजेंटली आप अपना कर्तव्य का निर्वाह करो। कोई क्रिमिनल कोई किसी को कुछ नहीं कहता, कोई लिटिगेंट, कोई मौक्कल आपका अपोजिट भी नहीं कभी भी कुछ कहता। ऐसी वकालत करो कि आपका क्राइम तो है, नेक्स्ट टाइम अपोजिट पर भी केस बने तो आपको वकील आके करे। हमारे को किया है, औरों को किया है। सो ऐसा डरने का इसमें कोई वो नहीं है। आजकल तो लड़कियों के लिए जो भी बच्चे नए आते हैं, मैट्रिमोनियल में इतनी लिटिगेशन आ चुकी है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन फौजदारी में लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां लॉयर बन रही हैं। मेरे चैम्बर से बहुत अच्छी अच्छी निकल रही हैं, और भी चैम्बर से निकल के आ रही है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि अपने आप को आप लॉयर
कि जो लक्ष्मण रेखा ना उसको पार ना करना। फिर आपको किसी प्रकार का डरने की जरूरत नहीं है और किसी प्रकार से भय नहीं है। आपको कोर्ट की भी प्रोटेक्शन मिलती है, बार की भी मिलती है, समाज की भी मिलती है। लेकिन आप अगर अपने पेशे को छोड़ के, अपनी वकालत को छोड़ के किसी और चीजों में इंडल्ज कर जाओ, मिक्स हो जाओ क्लाइंट्स के साथ, अपना वकालत छोड़ दे, क्लाइंट के साथ कभी एक तो मिक्स मत हो, जी अपनी ड्यूटी करो, वहां तक रहो, उनसे दोस्ती मत करो। फिर दोस्ती करना भी कई बार गुनाह होता है। आप अपनी वकालत छोड़ के दोस्ती कर रहे हो, वो गलत बात है, वो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन यहाँ तक डरना मैं नहीं मानता। बाकी तो भगवान के सहारे भी है। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डर नहीं है? डर तो हर प्रोफेशन में है। अब हॉस्पिटल खोल लो, अब स्कूल खोल लो, अब कोई काम कर लो, ये इंस्पेक्टर राज है इस देश में, कोई ना कहीं ना फिर फंसा लेंगे आपको। तो एक ऐसा प्रोफेशन है इस ब्रह्मांड में, खासकर मेरे देश में, वो वकालत। किसी जी। को जवाबदेही नहीं आपकी, अपने आप में जवाब दे हो, गॉड को आप, भगवान को जवाब दे हो, और क्लाइंट को जवाब दे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने इतनी सारी अच्छी बातें की और मार्गदर्शन दिया हमारे ऑडियंस को। और प्रोग्राम अंत करने से पहले एक और हमारा एक कस्टम है प्रोग्राम में कि हम आपसे क्लोजिंग कमेंट्स चाहेंगे, दो शब्द चाहेंगे इन सभी युवाओं के लिए। और जब मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब सिर्फ यूथ से नहीं है, मेरा मतलब उन लोगों से भी है जो दिल और दिमाग से भी जवान इस प्रोफेशन में जवान ही थोड़ी नहीं आते, यंग ही थोड़ी नहीं, इसमें तो रिटायरमेंट के बाद भी तो लोग आते हैं, है। जी वो भी वकालत करते हैं। मेरा सबसे एक ही निवेदन है कि ये प्रोफेशन आपकी माँ की तरह समझना। जैसे हम माँ की सेवा करते हैं, पिताश्री की सेवा करते हैं, माताश्री की सेवा करते हैं, अगर इस तरह से आप इसको अडॉप्ट करोगे तो आपको जिंदगी में किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इनका, ये माँ की सेवा करने में, बाप की सेवा करने में कोताही करोगे तो दंड तो फिर आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार में, किसी न किसी रूप में वो दंड मिलेगा फिर। लेकिन माँ की तरह सेवा करो, क्लाइंट आपका अन्नदाता है, और जजेस की आप रिस्पेक्ट करो, और जुडिशरी। और हमेशा एक चीज मैं भूल गया, आप जितनी देर कोर्ट में रहो अपनी ड्रेस में रहो, जी बैंड कोट, इसमें हमेशा रहो। आप टाई शाई आपने फैशन करना है, वो शाम होती है, रात होती है, रात ज्यादा नहीं मैं कहूँगा, सारी रात बाहर रहो, लेकिन एक लिमिट में आप जो मर्जी करो। लेकिन जितनी देर आप कोर्ट प्रेमिसेस में रहो, वहां आप एक ड्रेस में रहो, आप, ताकि इस ड्रेस की ही पहचान है कि आप लॉयर हैं। तो ये प्रोफेशन एक ऐसा बढ़िया प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन जैसा प्रोफेशन मैंने तो नहीं अभी, चूंकि मेरा अपना मानना है, सबसे बेस्ट प्रोफेशन मानता हूँ मैं तो। मेरे दोस्त डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, अब तो डॉक्टर्स की भी हालत, जबकि डॉक्टर्स का भी प्रोफेशन बहुत अच्छा है। और अच्छे बनोगे तो आप में से जजेस भी बनेंगे, तो आपके आगे हम भी सर झुकाएंगे आके। और इसमें से जज भी बनते हैं, प्रोसिक्यूटर भी बनते हैं, सीनियर भी बनते हैं। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए मेहनत के बिना कोई कहीं नहीं जाता। मेहनत की मतलब चाबी है एक इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने की, वो है मेहनत, डिलीजेंस, ऑनेस्टी। बाकी मैंने तो, आपको पता है कि अकेली वकालत के साथ साथ लीडरी भी पूरी करी है। जी मैं 19 सितंबर 1980 को वकालत ज्वाइन करी। जनवरी 81 में बार का पटियाला हाउस में न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन का जनरल ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया था। 90 से लेकर 95 तक मैं 3 बार सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बना कॉन्टिन्यूसली, पहला ही मैं आदमी हूँ, ये इतिहास अभी तक। फिर मैं 2 बार प्रेसिडेंट बना, मेंबर बार काउंसिल 5वीं बार बना, 2 बार मैं चेयरमैन बार काउंसिल बना। लेकिन वो किसकी देन है? वो मेरे साथियों की। मैं नतमस्तक हूँ अपने दोस्तों के आगे, अपने लॉयर्स के आगे, छोटे बड़े सब ने मुझे प्यार दिया है। थैंक बहुत यू। बहुत आपने धन्यवाद सर। मुझे आज अवसर दिया है आपसे, अपने, आपके साथ मैं रूबरू जो हुआ हूँ, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार, नतमस्तक आपके आगे, आपके जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा सबको हाथ जोड़कर
प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें की, ज्ञानवर्धक बातें की। लोगों को, जो यंग बच्चे जब भी इसको सुनेंगे, जब इसको हम अपलोड करेंगे, उनका आपने मार्गदर्शन किया। और मैं समझता हूँ कि आपका जो पूरा करियर है हमारे लिए प्रेरणादायक सूत्र है। और साथ ही ईश्वर से मेरी कामना है कि आपको स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें। कोरोना काल में हम सबको और सशक्त बनाएं, इस देश को आगे लाने में आप जैसे लीडर्स की, आप जैसे वकीलों की हमें बहुत ज़रूरत है। और साथ ही जाते जाते मैं अपने ऑडियंस से एक गुजारिश और करता हूँ कि अगर आपको हमारा ये चैनल समझ आता हो और आपको लगता हो कि हम यहाँ पे जो अपने अतिथियों को लेकर आ रहे हैं और आप तक कानून की अच्छी अच्छी बातें रख रहे हैं, अगर आपको समझ आती हो तो उसको दूसरों तक भी फैलाएं। और उसको सबसे सरल तरीका है करने का, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। थैंक यू।